मैं किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ। इस किसान आंदोलन में एक डॉक्टर साहब भी हैं जो कि किसान के समर्थन कर रहे हैं, समर्थन नहीं कर रहे, नेता हैं और नेता भी हैं। मैं इनसे थोड़ा जानना चाहता हूँ, ये जो किसान बिल जो है, 4 जो बिल है, ये बिल कौन कौन से है, इस बिल से किसान के क्या घाटा है, इसको पॉइंट बाय पॉइंट कर चारों को समझाएं। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत करके इतने डिटेल में चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ये 4 बिल हैं जिनके ऊपर लड़ाई शुरू हुई। पहला है जो ठेका खेती कानून का बिल है। तो ठेका खेती कानून में किसान अपनी ज़मीन को में खेती करेगा और कंपनियां जो है खेती कराएंगी। किसान आज जो खेती करता है वो अपने मन से करता है, अपने लिए खेती करता है। वो अब इस ठेके में फंसने के बाद कंपनियों के लिए खेती करेगा, कंपनियों से लागत खरीदेगा। लागत खरीदने के लिए उसको जो पैसा चाहिए वो अपनी ज़मीन गिरवी रखकर कर्जदाता संस्थाओं के पास से कर्ज लेना होगा। ये प्रावधान इस कानून के अंदर ही है। जो कंपनी ठेका करा रही है वो ज़मीन नहीं लेगी, लेकिन वो सामान बेचेगी उसे, और वो सामान महंगा बेचेगी जिसकी लागत की पूर्ति वो कर्जा लेकर पूरा करेगा। इस कर्जे के आधार पर अगर कर्जा उसने वापस नहीं किया तो ज़मीन गई। ये तो खेती का नियम है। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ज़मीन चली जाएगी, जो मोदी जी ने खुद ही लिखा है, धारा 9 है उस कानून की। लेकिन मोदी जी कहते हैं हमें पता ही नहीं क्या काला है, लिखा तो आप ही ने, आपको तो पता ही है, आप बुद्धू बना रहे हैं लोगों को। दूसरा है मंडी कानून। तो मंडी कानून लाया गया कहकर कि आमदनी दोगुनी कर दी जाएगी। दोगुनी कैसे होगी कि कंपनियां जो हैं आपको अच्छा रेट देंगी। और कानून में क्या लिखा है? कानून में लिखा है कि कंपनियां जो है वो मंडियां स्थापित कराएंगी। किससे कराएंगी? वो जो इस समय सहकारी समितियां चल रही हैं उनसे कराएंगी। जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाए हुए हैं उनसे कराएंगी। और ये मंडियां अपने से ही रेट तय करेंगी। इसमें कहीं नहीं लिखा कि सरकारी रेट देंगी कि अच्छा रेट देंगी। वो कह रहे हैं ऑनलाइन से रेट देंगी। ऑनलाइन से तो सस्ते से सस्ता रेट देंगी, महंगा रेट तो नहीं देने आ रही कंपनियां तो सस्ते में खरीदने आ रही। दूसरा, ये पेमेंट के नियम भी खुद तय करेंगी। यानी किसान की दिक्कत मंडियों में रहती है कि उसको पेमेंट लेट मिलता है। गन्ना किसान भी इससे प्रभावित है। इसमें तो कानून लिख दिया कि कंपनियां पेमेंट के नियम खुद बनाएंगी, कितने विलम्ब से देंगी ये पेमेंट का नियम खुद बनाएंगी। और इस कानून की धारा 4(3) में लिखा है कि ऐसा भी नियम बना सकती हैं कि किसान को पेमेंट तब करें जब फसल आगे बेचने के बाद उसका लाभ कंपनी को प्राप्त हो जाए, उसके बाद किसान को पेमेंट करें। उसमें तो कई महीने का विलम्ब हो सकता है। जैसा गन्ना किसान लड़ रहा है कि हमें सालों साल पेमेंट नहीं मिल रहा, वो स्थिति को कानूनी रूप पहना दिया जाएगा। और इसके जो निपटारे होंगे विवाद के, वो भी इस मंडी कानून की धारा 9 के तहत वो इनके अपने नियमों से होंगे। वो सरकार के या भारत के जो और नियम हैं उनके हिसाब से निपटारा नहीं होगा। विवाद का निपटारा इनके अपने नियम से होंगे। जो आवश्यक वस्तु कानून है वो बहुत सरल है। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी की पूरी छूट होगी। लिख ही दिया है, स्टॉक लिमिट ख़त्म। उसमें उन्होंने लिख दिया कि हर साल 1.5 गुना दाम बढ़ाने की छूट होगी। तो अब उसमें ज़्यादा तो कुछ बचा नहीं है। और ये जो किसान है जो अपने लिए खेती करता है, जो अनाज पैदा करता है, इसको भी जब ठेका खेती कानून में ये अपने लिए फसल नहीं उगा पाएगा, कंपनियों के लिए उगाएगा, तो अनाज तो मंडियों से खरीदेगा। और जो राशन व्यवस्था समाप्त हो रही है वो मजदूर भी जो है मंडियों से खरीदेगा। तो आप ये समझिए कि देश की 60-70% आबादी को ये खुले बाज़ार में झोंक रहे हैं, जिस खुले बाज़ार में बड़ी बड़ी कंपनियों का, विदेशी कंपनियों का, अमेरिकी कंपनियों का, ड्रेफूस, कारगिल, बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो दुनिया के अनाज के व्यापार को करती हैं, जो विदेशों से गेहूं और चावल खरीदने को तैयार हैं और भारत में उसे जो है महंगे रेट पे बेचना चाहती हैं। उनके लिए धंधा खोल देगा। चौथा कानून बिजली बिल है। बिजली बिल में उन्होंने कहा है कि बिजली जो है वो रियायती दरों पर हमको किसानों को देनी पड़ रही है, इसीलिए हमें जो है बिजली का घाटा पड़ रहा है और हम उद्योगों को सस्ते में नहीं दे पा रहे। तो अब ये रियायती दरें किसानों के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो ट्यूबवेल के लिए कमर्शियल रेट लगेगा, आप दुकान चला रहे हैं तो कमर्शियल रेट लगेगा, 2 भैंस पाल रहे हैं तो कमर्शियल रेट लगेगा। तो ये पूरा एक नया धंधा जो है शुरू होने जा रहा है, जिसमें किसानों को और जोर से चूसा जाएगा।
ये इस तरह से वसूली का पूरा नियम हमने पूरी अंग्रेज़ी शासन काल में देखा, और हम पहले भी समझते थे कि भारत में जो आज़ादी है वो बहुत हद तक अधूरी है, क्योंकि इंग्लैंड चला गया लेकिन बाटा रह गया, कोलगेट रह गया, रेड लेबल रह गया। अब हम देख रहे हैं कि इन कंपनियों की, इन विदेशी कंपनियों की रक्षा करने वाले, अम्बेसडर और लम्बरेटा की रक्षा करने वाले आज खेती की ज़मीन, नदी, मंडी, बाज़ार सब पर जो है विदेशी कॉरपोरेशनों का कब्ज़ा कराने जा रहे हैं। तो ये एक आज़ादी की दूसरी बहुत बड़ी लड़ाई है, इसको इसी रूप में देखना चाहिए। मैं सुन रहा था कि आप पूछ रहे थे कब तक चलेगी, तो ये लड़ाई तो चलेगी अब, क्योंकि आपने किसानों को अभी तो आप धीरे धीरे करके छोटी छोटी खुराकों में जो है कब्ज़ा करा रहे थे, आपने एक झटके में बड़ा कब्ज़ा कराने की कोशिश करी है। इस बड़े कब्ज़े कराने की कोशिश ने एक परिस्थिति पैदा करी है कि देश भर का किसान इस विवाद में शामिल हो गया है। 4 महीने से आंदोलन चल रहा है, 4 महीने से गांव-गांव के अंदर विवाद चल रहा है, बहस चल रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि हमको काला नहीं पता, किसान पढ़ रहा है, पता चले कि काला क्या है। तो आप खुद ही किसान को जागृत कर रहे हैं। हमको लगता है ये आंदोलन बहुत लंबा चलेगा, और ये इतना छोटा सवाल नहीं बचा है, इन कानूनों के रद्द होने के बाद भी चलेगा, क्योंकि सवाल अभी तक तो हमारे से छिनने जा रहा था। जब कानून रद्द हो जाएगा तो फिर कैसे चलेगा आंदोलन? हम अभी तक तो हमसे जो छीना जा रहा था इन कानूनों के द्वारा, उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन जाहिर बात है, किसान को फसल का रेट पहले भी नहीं मिल रहा था कानून से, लागत महंगी थी। नहीं, ये बताइए कि जब ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, ये रद्द हो जाएगा बिल, तो फिर आंदोलन के क्या मतलब बनता है? ये ऑर्डिनेंस आया 5 जून को, ये कानून आया 27 सितंबर पिछले साल, लेकिन 5 जून से पहले भी किसान को रेट नहीं मिल रहा था, आंदोलन चल रहे थे, फसल के लागत के दाम बहुत महंगे थे, बेरोज़गारी बहुत थी। तो बेरोज़गारी तो भारत के अंदर खेती से दूर होगी। जो टमाटर की कंपनियां, टमाटर की चटनी बेचने वाली कंपनियां जो है किसानों से सस्ता फसल खरीद कर बेचना चाह रही थी, या चॉकलेट बनाकर या मक्खन बेचकर जो है कमाना चाह रही थी, वो किसान जो पशुपालन करता है, टमाटर उगाता है, उस उद्योग को तो वो खुद भी चला सकता है। ऐसा कोई उसमें कोई टेक्निकल बात नहीं है ना। अगर ये तीनों बिल लागू हो जाता है, चारों बिल लागू हो जाता है, सबसे ज़्यादा घाटा किसकी होगी? अगर ये बिल लागू हो जाता है तो सबसे ज़्यादा घाटा जो है ज़मीन वाले किसान का होगा और बेघर बेरोज़गार मजदूर का होगा, क्योंकि राशन की पूरी सुरक्षा ही समाप्त हो जाएगी। 51.35 करोड़ राशन के लाभार्थी हैं। 500 लाख टन राशन देश में आवंटित होता है सरकारी आंकड़े के अनुसार, वो सब खत्म हो जाएगा। और वो ख़त्म होने का मतलब है कि इतना अनाज बिकने की स्थिति आ जाएगी, लोग कहाँ से खरीद पाएंगे, क्योंकि निश्चित तौर पर जो 20-25 रुपये किलो आटा बिक रहा है वो 40-50 100 तक में ले जाने में इनको कोई शर्म नहीं है, क्योंकि इनको देश से कोई प्रेम नहीं है, देश की जनता से कोई प्रेम नहीं है, इनको देश की मंडियों से प्रेम है, जहाँ ये सस्ता मजदूर चाहते हैं और महंगा आइटम बेचना चाहते हैं। बेरोजगारी पर क्या कहना चाहते हैं? बेरोजगारी तो भारत में बहुत है, लेकिन भारत में जो है बहुत समृद्ध धरती है। बहुत कहाँ है? मोदी जी तो कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। मोदी जी के लिए तो ठीक ही ठाक चल रहा है, क्योंकि वो धर्म के नाम पर उन्होंने गुमराह कर ही रखा है, देश को बांटी रखा है, एक दूसरे का खून का प्यासा बनाई रखा है। देश की एक ऐसी बड़ी आबादी है जैसे मुसलमान, उनको उनकी नागरिकता पे ही प्रश्न लगा रखा है, तो वो तो लड़ते ही नहीं किसी सवाल पर, वो किसी तरह से जीवन चला रहे हैं। दलितों को वैसे ही मनुवाद ने कोई अधिकार नहीं दे रखा है, और अब जो है धीरे धीरे पिछड़ों पर भी हमला तेज़ हो गया है। तो पूरा रूप अत्याचार और शोषण का तेज़ हो रहा है, उसी को वो कहते हैं ठीक ठाक है। इस ठीक ठाक को ठीक ठाक मामला नहीं चल पाएगा, क्योंकि अब देश की जनता जग रही है। पिछले साल बहुत बड़े बड़े 3 आंदोलन हुए हैं, एक NTCA हुआ है, एक जो है माइग्रेशन हुआ है, जो विस्थापित मजदूर जो शहरों में मजदूर काम कर रहे थे, 1 करोड़ मजदूर सरकार के आदेश के विपरीत चलकर घर लौटा है, और एक ये तीसरा किसान आंदोलन है। तो एक देश में एक बहुत बड़ी नई जागृति, अपने अधिकार, अपनी रक्षा, अपने विकास के लिए ये सारे सवाल अब चर्चा के सवाल बन रहे हैं। अखबारों में, सोशल मीडिया में आप जैसे पत्रकार लोग भी इसके बारे में संदेश पहुंचा रहे हैं, चर्चा चलवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास कोई एक फार्मूला है, लेकिन ये एक विकसित होता हुआ आंदोलन, विकसित होती हुई सोच है, बढ़ती हुई सोच है, और ये देशभक्ति की सोच है, क्योंकि ये देश की जनता को विकसित करने की बात है। और मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है कि ये लंबा चलेगा पूरा अभियान। इस आंदोलन को किस नज़रिए से आप देखते हैं? और जहाँ तक मोदी जी की महिला सुरक्षीकरण की बात है, सशक्तिकरण की बात है, मोदी जी की अपनी बीवी उन्होंने फेंक रखी है बाहर चौराहे पे, बीच चौराहे पे कटोरा हाथ लिए वो बेचारी खड़ी है। जब उनसे एक रोटी का टुकड़ा नहीं निकला तो वो क्या 15 लाख दे देंगे?
वो क्या 2 करोड़ रोजगार दे देंगे? वो तो बढ़िया से राज कर रहे हैं उनके मैं बीवी। वही तो कह रही हूँ, अमित शाह हंसा था, ये तो हमने जुमला मारा था। अरे भाई ये जुमलों की सरकार है, ये ज्यादा दिन नहीं टिकने की। ये झूठ और फरेब से और रेत की दीवार ज्यादा दिन नहीं टिकती, रेत का महल ज्यादा दिन नहीं टिकता, तुरंत ही ढह जाता है। अब आपको सारा मालूम है। केजरीवाल वो जो स्तंभ था इनका वो भी हिल गया, और इधर ममता वो भी तिल मिलाने से वो उसकी नींहें कमजोर हो गई इसके मकान की। इधर किसान आंदोलन वो भी अपनी आवाज दे रहा है, असली आज़ादी मांग रहा है, तो उसके लिए भी ये मौन है। तो ऐसा ही ये चारों ओर से घिर गया है मोदी चारों ओर से घिर चुका है। अब वो तिल मिला गया है, कहीं ममता पे हमला करवाता है, कभी टिकैत जी पे हमला कराता है। ये हमलावर बन रहा है क्या? मोदी जी कराते हैं सब हमला? तो और कौन करवाता है? इनके पड़ोसी करते हैं क्या? है मोदी ही तो करवाता है। ये खुराफाती बंदा है। मेरी बात सुनो, ममता पे भी मोदी ने ही कराया था, वो तो सबूत भी मिल गए, और इनके भी ABVP के सबूत मिल गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने, जो बीजेपी का मेन वो यूथ है संघ, उन्होंने ही हमला किया। देखो ये बातें छुपती नहीं है, तो ये हमला करेंगे। ये हमारे किसानों का मसीहा है, तो कैसा वो हमारे किसानों के मसीहा है, इन पे हमला करके कहाँ भुगतेंगे? इनको यहीं इसी जमीन पे ही भुगतना पड़ेगा। वो दिन दूर नहीं जब आपका किया आपके सामने आगा, आपका पाप का घड़ा भर जाएगा, तो वह यूं फूटेगा कि कल्पना भी नहीं की जा सकती। जनता पकड़ पकड़ के मारेगी। अफसोस की थोड़ी बात यह है कि जनता में थोड़ी देशभक्ति नहीं है, या पढ़े लिखे लोग नहीं है। आज ये विदेश होता, आज ये अमेरिका होता, तो सारे रोड सारी जनता यहाँ पे आई होती, इस आंदोलन में खड़ी होती, अब कंधे से कंधा मिला के किसानों के साथ। मगर अफसोस ये पढ़ने नहीं देता। आज भी ये चाहता है अनपढ़ रहेगा इंडिया, गुलाम बनेगा इंडिया। ये मोदी जी की कहावत है। मोदी जी ने शोषा छोड़ रखा है कि मैं हर को अनपढ़ बनाऊंगा। ये जो पढ़े लिखे हम जैसे लोग हैं, बोल उठते हैं, उनकी आवाज दबाएगा। अरे कहाँ तक दबाएगा? ये हिंदुस्तान है, 100 में से एक पढ़ा लिखा व्यक्ति मिलेगा ही मिलेगा आपको, ये मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको मोदी जी ये आंदोलन ही सबक सिखा देगा। ये अंतिम आंदोलन है, ये आपने पहले बोल दिया है, आपका कहना सही है। इसके बाद कोई ऐसी निरंकुश सरकार नहीं आएगी, बल्कि देशभक्त सरकार आएगी जो जनता का भला करेगी। 1947 से 2021 तक कोई देशभक्त नेता नहीं आया। अगर नेता आया होता, आज लहलहाते खेतों की विकास होता देश का, और किसानों की मांगे पूरी हुई होती, किसान भी उन्नति पे होता, और देश की GDP भी तरक्की पे होती, और विकास हुआ होता। मगर अफसोस 1947 से 2021 तक जितने भी नेता आए, देश को बेच के खा गए। ये लुटेरे और गद्दार नेता हैं, इनको सबक एक ना एक दिन अवश्य मिलेगा। कोई तो मेट्रो के हाथों जमीन बेच के खा गए, और ये तो पूरा देश ही बेच के खा गया। 85 करोड़ में तो इसने लाल किले को गिरवी रख दिया। लेकिन जनता मौन है, जनता यो मौन है, ये असली के बीज नहीं है। आज ये देशभक्त होता है ना, तो उसके चारों ओर शोर मचा के यहाँ इसकी तुरंत सरकार को अपदस्थ कर देते हैं। भैया आप 24 को क्या इंतजार करते हो? 2024 को ये इस देश में मध्य अवधि चुनाव भी होते हैं। जब सरकार गलत काम करती है तो तुरंत उसे अपदस्थ किया जाता है। मगर इसने अनपढ़ जनता पे डर डाल दिया कोरोना का। कभी कभी ये ऐसा वाकपट्टू और यहाँ कह लो जुमलेबाज, यहाँ षड्यंत्रकारी राजा है जिसे कहेंगे हमारे देश में बैठा हुआ, जो झूठ फरेब की दीवार से EVM से बना हुआ है, और वो ध्यान बटोता रहता है जनता का। जब चुनाव आते हैं तो कोरोना अपनी झोली में डाल लेता है, और जब लॉकडाउन लगाना होता है मन मर्जी से लॉकडाउन लगा देता है। अरे कोरोना इसका क्या गुलाम है क्या है? कोरोना भी डर गया कि मुझे कहीं ये मार ना दे। तो ये कुल मिला के ये जुटलर की सरकार है, और ये ज़्यादा दिन कायम नहीं होगी, क्योंकि पूरे देश की जनता को इसकी कलई खुल चुकी है। इसकी किरकिरी बहुत हो रही है विदेशों में भी, यहाँ तक कि अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ये सब जाग चुके हैं। इनका जहाँ भी हस्ता चेहरे का पोस्टर लगने लगता है तो तुरंत उतार दिया जाता है और उन पे थू किया जाता है। और इसने सही सीधी सी बात आ जाती है, जो एक बीवी का जीवन बर्बाद कर दिया, आज पूरा देश देख रहा है, पूरे देश को बर्बाद किए बैठा है। इसलिए कहा जाता है जो बीवी का नहीं वो किसी का नहीं। इसको घर से आरंभ होता है। घर से पहले परिवार होता है, फिर समाज होता है, फिर राष्ट्र होता है, फिर देश होता है। तुमने घर में आग लगी हुई है और चले और बीड़ा उठाने
है देश की भलाई का, ये कहाँ तक संभव है? तुमने चोरी करके तो गहना चोरी करके माँ बाप का, तो तुम अपने देश की बीड़ा उठा रहे हो, देश की भक्ति का। ये ऐसा नामुमकिन बात है। मुझे एंड में मुझे यही कहना है कि ये सरकार तुरंत अबदस्त होगी, क्योंकि सारे इससे नाखुश हैं। बेरोजगार नाखुश, GST लगने से व्यापारी नाखुश, किसान नाखुश, मजदूर नाखुश, और सारे परेशान करके रख दिया इसने। और इसने मुट्ठी में जो किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट को, CBI को और RBI को, और ये सबको मुट्ठी में लेके ये सोचता है कि मैं सबको दबाव डाल दूंगा। भाई ये प्रजातंत्र है, तुम लाख उसकी प्रतियां फाड़ दो, लेकिन प्रजातंत्र कायम रहेगा। ये मेरी कहना है, ये सदाबहार है प्रजातंत्र, इसमें जनता का राज फिर से आएगा। ये इसकी भूल है कि मैं हिटलर बन जाऊंगा या मैं तानाशाही शासन कर लूंगा, ये उसकी सरासर भूल है। आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? हम काफ़ी दिनों से, जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, कभी सिंगू बॉर्डर, कभी यहाँ पे, हम दिल्ली में रहते हैं लेकिन हम डेली यहाँ पे आते हैं, सेवा में हिस्सा लिया हुआ है, सेवा करते हैं यहाँ पे, कभी किसी जगह पे कभी किसी जगह पे। और हम मोदी सरकार को बहुत ज़्यादा गुस्से से भी कह रहे हैं और प्यार से भी कह रहे हैं कि ये अगर सर्दी में हम बैठ सकते हैं तो गर्मी में भी हम बैठ सकते हैं। हम ये जो 3 काले कानून आपने जो, जब तक ये रद्द नहीं करोगे तब तक हम यहाँ से रद्द कराए बिना नहीं जाएंगे और यहीं पे डटे रहेंगे। और ये किसान भाइयों के साथ हम पूरा सहयोग कर रहे हैं। मैं पंजाब की हूँ, बट मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, पर लेकिन मैं फिर भी मोदी सरकार को, ये जो बिकी हुई सरकार है ना, ये सरकार जो बिक चुकी है, इसको फिर दोबारा से हम हाथ जोड़ के बेनती भी करते हैं और अपील भी करते हैं कि ये काले कानून रद्द कर दो। जब तक रद्द नहीं होंगे हम वापस नहीं जाएंगे, यहीं पे डटे रहेंगे, चाहे हमें शहीदियाँ भी देनी पड़े, मरना भी पड़े, हम मरेंगे। जितना तुम करना चाहते हो, जो जुल्म करना चाहते हो करो, लेकिन ये यहाँ से जीत के ही जाएंगे। जीत प्राप्त होगी और ज़रूर होगी, अवश्य होगी। महिलाओं की इस चैलेंज के माध्यम से क्या अपना संदेश देना चाहते हैं? महिलाएं, बच्चे, यहाँ पे सब बुजुर्ग जितने भी यहाँ पे हैं, हम महिलाओं की तरफ से भी यही कहना चाहते हैं कि जितनी भी महिलाएं घरों में भी बैठी हैं यहाँ पे आएँ और इनको पूरा सहयोग दें। और इनके जो इनके कानून हैं, काले कानून जो मोदी ने पास किए, उसको रद्द करवाने में महिलाओं का ज़्यादा सहयोग है और सहयोग रहेगा और हम इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। बस धन्यवाद।